गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, सलाम। इस प्रोग्राम जागो लाहौर के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। उम्मीद है कि आप सब लोग जानकर भी होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है और इसी तनाजुर में एनसीओसी इजलास में बड़े फैसले भी किए गए हैं। गुज़िश्ता रोज भी बड़े फैसले सामने आए और सिनेमा, थिएटर्स और मज़ारात बंद करने के अहकाम जारी किए गए हैं, जबकि शादी हॉल्स के हवाले से पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से सिफारिशात तैयार की गई हैं कि शादी हॉल्स में 50% मेहमानों के साथ कोरोना एसओपीज पर मुकम्मल अमल दरामद करते हुए और खाना डिब्बा पैक देने और शादी का वक्त सिर्फ 2 घंटे के साथ शादी हॉल्स खोलने की मशरूत इजाजत देनी जाए। पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से एनसीओसी इजलास में सिफारिशात पेश की जाएंगी और फिर देखते हैं जी क्या फैसला आता है। जबकि दूसरी जानिब स्मोक बढ़ती जा रही है, फजाई आलूदगी बढ़ती जा रही है। वज़ीर आला की जानिब से माहौल दोस्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ग्रीन इलेक्ट्रिक बसेस चलाने की मंजूरी मिल गई है ताकि शहर जदीद सफरी सहूलियात से इस्तेफादा हासिल कर सके और शहरियों की सहूलत हो जाए। स्मोक और फजाई आलूदगी में भी कमी लाई जा सकेगी। और नाज़रीन, इस हवाले से आज के प्रोग्राम में हम डिटेल बात आगे बढ़ते हैं जी। आपको बताते हैं, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और पार्किंग कंपनी के दरमियान सर्द जंग का ड्रॉप सीन हो गया है। 7 साल के बाद पार्किंग कंपनी नए मॉडल के साथ फाल करने का फैसला हो गया है और पार्किंग कंपनी का वाली वारिस कौन होगा, फैसला स्टीयरिंग कमेटी के आइंदा होने वाले इजलास में किया जाएगा। डिटेल्स क्या है, इमरान मलिक की रिपोर्ट में देख लेते हैं। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और पार्किंग कंपनी के दरमियान सर्द जंग का खात्मा हो गया। पार्किंग कंपनी बंद नहीं होगी, नए मॉडल के साथ फाल किया जाएगा। पार्किंग स्टैंड्स की तादाद और वसाइल में इजाफा करने का फैसला चेयरमैन स्टीयरिंग कमेटी डॉक्टर सलमान शाह ने एमडी पार्किंग कंपनी कल्बे अब्बास को टास्क सौंप दिया। जराये के मुताबिक स्टीयरिंग कमेटी के बंद कमरा इजलास में पार्किंग कंपनी की तरफ से ब्रीफिंग दी गई। शहर में पार्किंग कंपनी 215 रजिस्टर्ड पार्किंग स्टैंड्स चला रही है। पार्किंग कंपनी सालाना 75% तकरीबन 20 करोड़ रुपए कॉरपोरेशन को स्टैंड्स की मद में अदा कर रही है। जराये का कहना है कि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के मुताबिक पार्किंग कंपनी 42 करोड़ रुपए की मखरूज है, जबकि पार्किंग कंपनी का मौकिफ है कि एक धेला भी नहीं देना। बंद कमरा इजलास में लोकल गवर्नमेंट ने पार्किंग कंपनी को खत्म करके वापस लेने की तजवीज दी और पार्किंग कंपनी ने चेयरमैन स्टीयरिंग कमेटी से नजरसानी की दरखास्त की। चेयरमैन स्टीयरिंग कमेटी डॉक्टर सलमान शाह ने कहा है कि पार्किंग कंपनी MCL के हवाले नहीं की जाएगी। पार्किंग कंपनी अपने निजाम को फाल करके नया मॉडल बनाए। एमडी पार्किंग कंपनी कल्बे अब्बास का कहना है कि नए मॉडल के तहत कंपनी को चलाएंगे। कैमरा टीम के साथ इमरान मलिक, लाहौर न्यूज। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी है, इसी हवाले पे हम मजीद बात करेंगे। नुमाइंदा लाहौर न्यूज इमरान मलिक हमारे साथ मौजूद है। इमरान मलिक, बताइएगा कब तक हो जाएगा फैसला, कौन होगा वाली वारिस पार्किंग मामलात का लाहौर में, और मसाइल कब तक हल होंगे? सिद्रा मुनीर, बिल्कुल, चूंकि दोबारा से मौका दिया गया है 7 साल बाद पार्किंग कंपनी को, और इस हवाले से जो मौका मिला है वो पार्किंग कंपनी को इसलिए दिया गया है क्योंकि एक स्टेक होल्डर्स बन गई है पार्किंग कंपनी पूरे शहर लाहौर के पार्किंग स्टैंडों का। और इस हवाले से आपको याद होगा कि 1 माह पहले हमने ये भी दिया था कि शहर में तकरीबन 1000 से ज्यादा गैर कानूनी स्टैंड है। ये इस पर भी बात हुई है कि शहर में कितने गैर कानूनी स्टैंड हैं और कितने पार्किंग कंपनी के पास इसको रजिस्टर्ड और फाल है। इसमें से बताया गया, जब ब्रीफिंग हुई तो उसमें बताया गया कि 205 इस वक्त पार्किंग स्टैंड है जो फाल है, जिसमें से 215 रजिस्टर्ड है। जब 7 साल पहले पार्किंग कंपनी वजूद में आई तो उनको 437 की फरिस्त दी गई, जिसमें से 280 मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की तरफ से हैंड ओवर किए गए। और उसके बाद तमाम पार्किंग स्टैंड का जो कुलिया था वो कल का जो कल की मीटिंग हुई है, परसों की मीटिंग हुई है, बंद कमरा इजलास हुआ है, उसमें स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन ने यही कहा है कि जो शहर के जितने भी पार्किंग स्टैंड है इनको फाल किया जाए, इनको SOPs के मुताबिक चलाया जाए। और इमरान मलिक, हमें ये बताइए कि बंद कमरा इजलास तो हो गया है, अब जिस तरह से मामला चल रहे हैं, क्या सोचा जा सकता है कि अब ये पार्किंग का मसला गवर्नमेंट की तरजीहात में शामिल हो गया है, अनकरीब इसको हल कर लिया जाएगा?
सिदरा कोई भी मसाइल तो आपके सामने हैं, जो भी कोई मसला हम उठाते हैं वो वैसे जूं का तूं होता है। और ये पार्किंग स्टैंड जो हैं ये एक बहुत बड़ा मसला है। आप देखें शहर की सड़कों पे सड़कें जो हैं वो सुकड़ गई हैं इन पार्किंग स्टैंडों की वजह से। जो सर्विस लाइन्स हैं वहाँ पे भी जो आम शहरी है उसको अपने पेडेस्ट्रियन राइट्स नहीं मिलते और वो पैदल नहीं चल पाता। और यही वजह है कि जो पार्किंग लाइन दी जाती हैं 2, उसकी बजाय 3 से 4 लगी होती हैं और ये गैर कानूनी होता है। क्योंकि जब एक SOPs हैं कि अगर आपने सरकार की सड़क पे लगाया है तो उसमें आपने 2 या 1 लाइन रखनी है, जिसमें पार्किंग जो है वो 1 लाइन गाड़ियों की और 1 लाइन बाइक्स की। मगर यहाँ पे पूरा जो है वो शहर की जो सड़कें हैं, और आप ये देख लें, आप माल रोड देख लें, इचरा बाजार देख लें, और इसके साथ साथ टाउनशिप बाजार देख लें, और इसके साथ साथ आप नीला गुंबद देख लें। ये तमाम जितनी भी सड़कें हैं जहाँ पर रोजाना की बुनियाद पर जो है वो कारोबार जो है बिजनेस हो रहा होता है, मगर यहाँ पे पार्किंग प्लाजाज मौजूद नहीं है। जिस पर यह भी बातचीत की गई है कि यहाँ पे एक पार्किंग कंपनी साबित करेगी कि उन्होंने अगले 1 या 2 माह में अपने पार्किंग प्लाजा के जो वर्किंग पेपर तैयार किए हुए हैं उसके ऊपर कितना काम किया। जिस पर MD पार्किंग कंपनी जो है कल्बी अब्बास, उनका ये कहना था कि पहले भी पार्किंग कंपनी को चला रहे थे और बाकायदा तौर पर हमें PND से इजाजत मतलूब होती है और PND में वर्किंग पेपर भेज दिए गए हुए हैं पार्किंग प्लाजा के हवाले से। और जैसे ही इजाजत बहुत शुक्रिया इमरान मलिक, आप हमारे साथ मौजूद रहे, डिटेल्स बता रहे थे। नाज़रीन, जब भी हम पार्किंग मसाइल के हवाले से बात करते हैं, यकीन जानिए हम खुद भी बहुत ज्यादा कसूरवार हैं। बहुत सारे ऐसे शहरी हैं, चाहे उनके पास साइकिल है, चाहे उनके पास गाड़ी है, चाहे उनके पास रिक्शा है या फिर उनके पास मोटर बाइक है। कोशिश होती है कि जिस दुकान में आपने जाना है, जिस प्लाजा में आपने जाना है, कि बस उसके सामने किसी तरह से, चाहे पीछे सारी ट्रैफिक ब्लॉक हो जाए, आपने वहीं पे गाड़ी पार्क करनी हो। खुदा का नाम ले, किसी थोड़ी दूर जगह पे आपको पार्किंग मिलती है, वहां पे पार्क कर दे, सुकून से पैदल चलते चलते अपने मंजिल पर पहुंच जाए। इस तरह की छोटी छोटी बातों का अगर हम भी ख्याल रखेंगे तो यकीन जानिए ये जो पार्किंग तरह के मसाइल है ना, किसी हद तक हम काबू कर सकते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, मोहलिक कोरोना वबा की दूसरी लहर में मुसलसल तेजी आती जा रही है और हर आने वाले दिन में कोरोना केसेस की तादाद में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मोहलिक वायरस मजीद 34 जिंदगियां निकल गया है, जबकि 1808 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई है। लाहौर में मरीजों ने डबल सेंचुरी क्रॉस कर ली है और गुज़िश्ता 24 घंटों में 233 नए केसेस सामने आए हैं, जिसके बाद मजमूई तौर पर अगर हम तादाद की बात करते हैं तो 53,878 तक जा पहुंची है। कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नजर शहर के 11 मकामात पर 19 नवंबर तक स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया गया है, जिसका दायराकार हस्बे जरूरत वसी भी किया जा सकता है। दूसरी जानिब कोरोना वायरस की दूसरी लहर के फैलाव से बचाव के लिए इकदामात में भी तेजी लाई जा रही है। गुज़िश्ता रोज होने वाले NCOC इजलास में कोरोना के बढ़ते केसेस के हवाले से 16 बड़े शहरों में बिगड़ती सूरत हाल का जायजा लिया गया और इजलास में इंतहाई अहम फैसले किए गए हैं। फौरी तौर पर मज़ारात को, सिनेमास को और थिएटर्स को बंद करने और पब्लिक इज्तिमात पर एक बार फिर से पाबंदी की सिफारिश कर दी गई है, जबकि पंजाब हुकूमत ने भी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त इक़दामात करने का फैसला लिया है। वज़ीर सनअत व तिजारत मियां असलम इकबाल और वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद पर मुश्तमिल कमेटी की सिफारिशात तैयार कर ली गई हैं, जिनमें शादी हॉल्स को सख्त SOPs के साथ इजाजत देने की तजावीज़ शामिल हैं। मार्केट्स और बाजारों में मास्क के हवाले से सख्त मॉनिटरिंग होगी और ताजिर तंजीमों को सख्ती से मास्क की पाबंदी करवाने का पाबंद किया जाएगा। खिलाफ वर्जी पर बाजार और मार्केट्स फौरी तौर पर बंद कर दी जाएगी। कोरोना वायरस के मोहलिक वार रुकने और इसके फैलाव पर काबू पाने के लिए दुनिया भर में कोशिशें जारी हैं और इस मोहलिक वायरस से छुटकारा पाने के लिए वैक्सीन की तैयारी भी हतमी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। पहली ऐसी कोरोना वैक्सीन तैयार की जा चुकी है जो 90% से ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में कामयाब रही है। इब्तदाई तहकीक में अमरीका और दीगर 5 ममालिक में 44,000 के करीब अफराद को शामिल किया गया है तजुर्बे में और 94 रजाकारों में से वैक्सीन लेने वाले बामुश्किल 8 अफराद ही कोविड-19 से मुतासिर हुए होंगे। ये वैक्सीन पाकिस्तान में कब तक दस्तयाब होगी? पाकिस्तान अपने तौर पर वैक्सीन के हवाले से क्या कर रहा है? ये दूसरी लहर कितनी खतरनाक हो सकती है? लॉकडाउन लगने के कितने इम्कानात हैं या फिर अगर लोगों ने अभी भी एहतियात ना बरती तो मामला कितना बिगड़ सकता है? बात करेंगे जी। हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर फरीद जफर साहब हैं, प्रिंसिपल हैं आप जनरल अस्पताल के। इस प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं।
सज्जाद काज़मी, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़, हमारे साथ मौजूद हैं। काज़मी साहब, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप बताइए कि आपकी तबीयत ठीक है, क्योंकि डॉक्टर साहब भी कोविड पॉजिटिव थे और खासी आपकी तबीयत ख़राब रही है। जी, बस ये तो आपने देखा कि एक बड़ी ख़तरनाक किस्म की बीमारी है, और ये एक ऐसी बीमारी है अजीबो गरीब जो हर ऑर्गन को इफेक्ट करती है। इस तरह बड़ी थोड़ी बीमारियां जो हर ऑर्गन को टच करें, ये ब्रेन को इफेक्ट करती है, आइज को करती है, स्किन को करती है, हार्ट को करती है, लंग्स को करती है, ब्लड को करती है, लिवर को करती है, किडनीज को करती है, कोई पैनक्रियास को करती है। कोई ऐसा ऑर्गन बॉडी का नहीं है, इंटेस्टाइन्स को करती है, जिसको ये इफेक्ट ना करती है। और उसमें देखा गया है कि मुख्तलिफ लोगों में मुख्तलिफ किस्म की अलामात आती हैं। मुझ में तकरीबन मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ, मेरी अल्लाह ने का शुक्र है, थोड़ा सा मेरे लंग्स पे इफेक्ट कम था, लेकिन बाकी ऑर्गन्स पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट था। लंग्स में HRCT जो हम करते हैं, हाई रेजोल्यूशन CT स्कैन, उसमें इन्फिल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा थी, लेकिन ऐसा मेरी सैचुरेशन बहुत बुरी नहीं थी। लेकिन बाकी चीज़ें, पल्स मेरी 130 से ऊपर चली गई थी, और शुगर मेरी 500 से ऊपर चली गई थी, और इस तरह बाकी हर ऑर्गन डिसऑर्डर बुरी तरह से बॉडी में, लिवर के सारे डिरेंज थे, किडनी के सब डिरेंज थे, ब्लड की कोएगुलेशन जो है वो डिरेंज थी, और आइज पे भी एक ब्रेन फॉग, एक चीज़ ब्रेन फॉग चीज़ है कि आप कंसंट्रेट नहीं कर सकते, इसमें रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा होती है, आपको समझ नहीं आती कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। इस तरह की मुझ में तो खैर वो काफ़ी सारे ऑर्गन्स मेरे इफेक्ट हुए थे, लेकिन जनरली मुख्तलिफ लोगों में मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें इसमें आई हैं। और जो पोस्ट कोविड है वो अभी भी चल रहा है। जैसे हमारे पास अभी भी पेशेंट्स आ रहे हैं, उनको फीमेल्स की अपनी बीच में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो अब 2-2, 3-3, 4-4 महीने हो गए हैं। लोग कहते हैं कि जी हम जब काम करते हैं, या मुझे कुछ पॉलिटिशियंस भी कहते हैं कि जी हमने तकरीर की, उसके बाद इतनी ज़्यादा वीकनेस हो गई कि कम से कम 2 घंटे हम लेटे रहे, फिर हमने मसाज कराया, और समझ नहीं आ रही कि। तो इसमें आपको साथ में जैसे सबएक्सी है, विटामिन D है, ताकत की चीज़ें भी लेनी चाहिए। इसमें फैट और मसल का ब्रेकडाउन भी होता है। सिर्फ ये बाकी जो ऑर्गन्स मैं बता रहा हूँ, उसमें इसमें कैटाबॉलिज्म होता है बॉडी का। आई लॉस्ट 20 पाउंड्स, मेरा 20 पाउंड वजन कम हुआ, मेरी मिसेस का 25 पाउंड वजन कम हुआ। हालांकि हमारी डाइट ठीक थी, ये नहीं कि हमारी डाइट सरप्राइजिंग डाइट, आप खुद एक्सपर्ट हैं। हाँ, डाइट हमारी ठीक थी, लेकिन इसमें टिश्यू ब्रेकडाउन होता है, वो आपके कंट्रोल में नहीं होता, और वो ग्रेजुअली ठीक, उससे वीकनेस भी होती है। चलिए डॉक्टर साहब, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आप फ्रंट लाइन वॉरियर रहे, आपने खतरनाक पेशेंट्स को डील भी किया, उसके बाद खुद कोविड का शिकार हुए, ICU में भी रहे। अल्लाह ताला का शुक्र है कि ये सेहतमंद। काज़मी साहब, कितनी बड़ी मिसाल है कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो मुतासिर हो रहे हैं, और बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। लोग अभी भी ये सवाल कर रहे हैं कि कोरोना है या नहीं। ये सवाल मेरे ख्याल में आपकी आवाम, जब तक आपका लिटरेसी रेट नहीं बढ़ेगा, इस तरह की बीमारियों में इस तरह का सवाल जो है वो जारी रहेगा। और मेरे ख्याल में आखिर तक, कभी मैं डेली हम TV भी देखते हैं, आवाम से बात भी करते हैं, अपने अलावा भी चैनल्स को देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं कि कहाँ है, हमें दिखाएं। अजीब से मंतकी सवालात लोगों के उठते हैं कि हमें दिखाएं कोरोना कहाँ है। और भाई आपको किस तरह दिखाएं, यही तो मसला है। साइंस इस वक्त हारी हुई है उसके सामने, उसको देखने के लिए कि वो किस तरह और कितनी शेप से बदल रहा है। मैं नहीं समझता कि अभी आपकी वैक्सीन जो आ रही है उतनी देर में, मैंने इस पे एक न्यूज़ भी दी थी कि 2022 से पहले पाकिस्तान को मेरे ख्याल में वैक्सीन नहीं लग सकती। हमें तो कहीं एंड में जाके हमारी बारी आएगी। उतनी देर में अगर ये कोविड-19 कोविड-20 में तब्दील हो जाता है, तो ये खुदा की कुदरत है, आप इस पे कुछ नहीं कर सकते, और दुनिया की सारी साइंसदानों की मेहनत ज़ाया भी हो सकती है। और हर इलाके का अपना जो वायरस है वो अपनी एक शेप रखता है, अपनी एक हैयत रखता है, उसका अपना एक स्टाइल है। ये कि अगर आप अमेरिका में वैक्सीन बना रहे हैं, तो ये ज़रूरी नहीं कि वो पाकिस्तान के मरीजों के लिए लग जाए और उनके लिए मुफीद। बिल्कुल, इस पे हम डॉक्टर साहब से बात कर लेते हैं। प्रोफेसर साहब, हमें सर ये बताइएगा कि हमारे यहाँ भी कुछ वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है, पहले उसके हवाले से हमें बताइए, फिर ये अमेरिका वाली पे भी बात करते हैं। जी, ये आपने अच्छी एक वो चीज़ पूछी। इसमें देखें, जो पाकिस्तान में हमारा अभी जो चाइनीज़ वैक्सीन है उसका ट्रायल चल रहा है। ये कैसीनो बायोलॉजिक एक वो कंपनी है जिन्होंने वैक्सीन स्टार्ट किया, और इसमें पंजाब में UHS है, शौकत खानम है, फिर आगे आ खान है, इंडस हॉस्पिटल है, उसके बाद शिफा इस्लामाबाद में डिफरेंट सेंटर्स गवर्नमेंट ने बनाए हैं
जहाँ ये वैक्सीन अवेलेबल हैं और लोग उसमें रिक्रूट हो रहे हैं। इस वैक्सीन के बारे में थोड़ी सी लोगों ने पहले मिस इन्फॉर्मेशन भी चलाई और कहा कि ख़तरनाक है, इसमें रिएक्शंस होंगे, आप इसमें ना जाएं, तो लोगों के एक अपनी रिजर्वेशन खदशात भी थी और नेचुरली वो एक नई चीज़ आ रही थी इसलिए, और ये पहले मीडिया पे भी, जैसे ब्राज़ील ने चाइनीज़ वैक्सीन का ट्रायल रोक दिया कि जी इसमें प्रॉब्लम है, लेकिन बाद में फिर उन्होंने कहा नहीं प्रॉब्लम इसकी वजह से नहीं थी। लेकिन ये ट्रायल यहाँ शुरू है और चाइनीज़ एक इन्होंने साइनोफार्म है जो यूएई में ट्रायल कर रही है और ये पाकिस्तान का ट्रायल है। ये वैक्सीन पाकिस्तान के अलावा सऊदी अरेबिया में, मैक्सिको में, चिली में, अर्जेंटीना में। तो डॉक्टर साहब, हमारे पाकिस्तानियों के लिए जो हमारा सिस्टम है, जैसा हमारा माहौल है, उसके हवाले से अभी तक वैक्सीन क्या दिखा रही है? कितना पॉजिटिव रेट दिखा रही है, कितना नेगेटिव रेट दिखा रही है? हमारे देखिए तो वैक्सीन जब लगती है ना तो उसके साथ छोटा मोटा जैसे बुखार या फ्लू कुछ ना कुछ ये 2-3 दिन होता है, फिर पेशेंट ठीक हो जाता है। बात ये कि इसको हमारे लोग अभी ज़्यादा रिक्रूट नहीं हुए। हमारी अगले दिन भी एक मैडम यास्मीन के साथ भी मीटिंग हुई थी और उसके बाद फिर यूएचएस में भी मीटिंग हुई। वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रज़ाकाराना तौर पर आप इसमें रिक्रूट हो, क्योंकि जो फर्स्ट 2 ट्रायल्स थे उनमें लोग थोड़े थे। जो 3rd फेज़ आ रहा है ये वो पूरी दुनिया में ले जाना चाह रहे हैं। अब जैसे फाइज़र का, इसका थोड़ा सा प्राइस का इशू है, चाइनीज़ वाले की प्राइस अभी उस तरीके से डिसाइड नहीं हुई। जो फाइज़र का है वो तकरीबन 14+ पाउंड्स का है, जो कि अभी इस वक्त 3000 रुपये का पड़ रहा है। और वैक्सीन एक और जो ऑक्सफोर्ड की बन रही है, उन्होंने कहा कि हम इसकी प्राइस 2 पाउंड्स रखेंगे, जो कि कॉस्ट टू कॉस्ट होगी और हम इसमें कोई प्रॉफिट नहीं बनाएंगे। चाइनीज़ वैक्सीन की प्राइस अभी डिसाइड होनी है, लेकिन इसमें लोगों को ज़्यादा रिक्रूट होना है। हमारे लोगों ने देखें, हमारे लोगों ने BCG नहीं लगवाया, हमारे लोगों ने टेटनस नहीं लगाई, बच्चों का MMR लगता शुरू में वो नहीं लगवाया, फ्लू शॉट्स आए हैं वो हमारा ट्रेंड नहीं है। इस तरह डिफरेंट डिजीज़ के वैक्सीन हैं जो कि हम लोगों का ट्रेंड नहीं है। बस CS सर्विक्स की प्रोटेक्शन का एक वैक्सीन है, वो हमारी आवाम ने नहीं लगाया। डॉक्टर साहब आपकी बात काट रहा हूँ, आप साइंस और टेक्नोलॉजी वफाक के कमेटी के भी मेंबर हैं और आप बताएं कि हमारी जो आपकी एडवाइजरी ग्रुप बनाया गया है वफाक की तरफ से कोरोना कोविड-19 पे, उस पर आपने अब तक क्या क्या तैयार किया है? पाकिस्तानी वैक्सीन की सूरत हाल बताएं, चाइना की, अमेरिका की तो होगी है, वो भी आपने दावा किया था कि हम जल्द तैयार कर रहे हैं और वो अभी हमारी कैपेसिटी है या नहीं है, हम कर सकते हैं या नहीं, और कर उसमें आपने वेंटिलेटर तैयारी की भी कोई मराहल की आप बात करें कि वो तैयार कर लिया आपने, और कौन कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जो कोविड के अलावा आपने तैयार की हैं? जी डॉक्टर साहब, जी पहले तो नेचुरली ज़रा हम कोविड पे बात करेंगे, क्योंकि इस पे फवाद चौधरी साहब ने और डॉक्टर अता साहब ने, अता रहमान, उनकी, अता साहब की अपनी एक लैब भी है कराची में। इसमें जो वैक्सीन की तैयारी है उसमें हमें एक तो इस वक्त तक हम उतने साइंटिस्ट हमारे पास रिक्रूट नहीं हुए। हमने समहाउ हमारे कंट्री में जो लोगों ने भी फोकस इतना वायरोलॉजी की तरफ और साइंस की तरफ नहीं किया, क्योंकि हमारी पूरी रिसर्च लैब्स पहले थी नहीं। 2-3 कंट्री में अच्छी रिसर्च लैब्स थी, उसमें इतनी जॉब्स क्रिएट नहीं हुई थी, उसके ऊपर एक तो काम चल रहा है। प्लस हमारे पास कुछ मशीन्स जो इन्होंने, अता रहमान साहब की लैब ने 8-9 स्ट्रेन्स इसके कोविड के डिस्कवर किए। वो एक बार डिस्कवर हो उसके लिए बेसिकली आपको रिक्वायर NGS जो आगे उनके जीन सीक्वेंसिंग सारी मशीन करती है। वो हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को, एक स्टैंडिंग कमेटी से भी हमारी मीटिंग हुई है, फवाद चौधरी साहब से हुई है, प्राइम मिनिस्टर साहब को हमें लिख के दिया है कि हमें ये मशीन्स कुछ चाहिए और हमें बाहर से लोगों को अट्रैक्ट करना चाहिए जो वायरोलॉजी में और साइंस में, ख़ासकर ये वैक्सीन्स की, उसमें एक्सपीरियंस रखते हो। तो मेरा ख्याल है अगर हम उस पर आज प्रॉपर उस तरीके का हम शुरू करें तो हम अगले इस पर काम ऑलरेडी हो रहा है, लेकिन हमें लोग और रिक्रूट करने की ज़रूरत है। 4-5 महीने में हम कुछ ना कुछ उसकी तरफ जा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास भी पेशेंट्स काफ़ी सारे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। नाज़रीन, कुछ बात करेंगे, कोरोना की दूसरी लहर भी बड़ी तेज़ी से शिद्दत पकड़ी है और देख रहे हैं जी, रोज़ाना की बुनियाद में 1 महीना 1.5 महीना हम पीछे चले जाएं तो हम ही आपके साथ शेयर कर रहे थे कि अब केसेस जो हैं वो 25, 30, 15, 20 इतने रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन अब दोबारा से सैकड़ों में केसेस आ रहे हैं।
200 से ज़्यादा 250 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं जो कि खतरनाक तरफ इशारा कर रहे हैं। इसी हवाले से एनसीओसी इजलास भी हुआ है, मीटिंग भी हुई है जिसमें अहम फैसले कर लिए गए हैं। काज़मी साहब, अहम फैसले किए गए हैं एनसीओसी इजलास में। अब थिएटर्स बंद होंगे, सिनेमाज बंद होंगे और मज़ारात पर पाबंदी लगा दी गई है, ज़ायरीन नहीं जा सकेंगे। जबकि पंजाब गवर्नमेंट सिफारिशात तैयार करी है शादी हॉल्स को खुलवाने के हवाले से, जिनकी 20 तारीख डेडलाइन है कि 20 से बंद किए जाएंगे। नहीं, इसी तरह ये भी इतनी सख्ती की तरफ नहीं हमें जाना चाहिए, क्योंकि आप देखा आपके वज़ीर आज़म ने बार बार तकरीर में ये कहा कि हम किसी चीज़ को बंद नहीं करेंगे। मसला ये है कि वही हमें अपनी टीमें, टास्क फोर्स जो हैं वो फील्ड के अंदर छोड़नी चाहिए। उन टीमों के ज़रिए हम जो SOPs पे अमल दरामद नहीं करता उनको बंद करना चाहिए। उसकी मिसाल लेके दूसरा अगर उसको बेहतर कर सके अपने आप को तो वो ज़्यादा बेहतर है, ना कि सिर्फ हम कोविड-19 से डरते हुए फिर अपनी जो हम थोड़ी बहुत मैशियत को बेहतर किया है, हालात को बेहतर किया है, फिर हम पीछे चले जाएं तो वो मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि हड़तालें भी शुरू हो जाएंगी, मुजाहरे भी शुरू हो जाएंगे। ये नहीं सिर्फ कि आप एक कारोबार को बंद कर रहे हैं तो लोग खामोशी से बैठ जाएंगे। उस पर आपने देखा है कल फनकारों ने उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करती है और बड़े जालमाना इकदाम करार दिया है कि आप थिएटर और सिनेमास को बंद कर रहे हैं। मौजूदा सूरत हाल यही है कि आपकी टीमें कमज़ोर हैं, आपकी मॉनिटरिंग कमज़ोर है। आप जब तक SOPs पर अमल दरामद नहीं कराएंगे, आप देख रहे हैं कि लोग SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रहे तो हम ये सारी चीज़ें बंद कर दें। भाई ये अगर लोग अमल दरामद नहीं कर रहे तो आपने उसका क्या जुर्माना रखा है, उस पर क्या सख्ती की है, क्या उसका आपने तरीक़ाकार अपनाया है? अगर आपने कुछ भी ऐसा नहीं किया है और आपकी तरफ से कोई टीमें तश्कील नहीं दी गई और कोई सख्ती नहीं की गई तो आप कारोबार के हवाले से और आप बात कर रहे हैं एहतजाज के हवाले से, तो हमारे जो थिएटर फनकार हैं और प्रोड्यूसर्स हैं वो परेशान होकर रह गए हैं। एनसीओसी इजलास में तजावीज़ सामने आई हैं कि थिएटर फिर से फौरी बंद कर दिए जाए। चेहरों पर कहकहे बखेरने वाले फनकार और प्रोड्यूसर्स दोनों परेशान होकर रह गए हैं कि अब दोबारा से अगर ये सर्कल रुक जाता है तो उनके घरों के चूल्हे ठंडे पड़ जाएंगे। उनकी जानिब से एहतजाज किया जा रहा है, इस इकदाम को जालिमाना करार दिया जा रहा है। इसी हवाले पे हमने बात करनी है, हमारी नुमाइंदा मरवा अंसर चौधरी मौजूद हैं, वो बताएंगी डिटेल्स। जी मरवा, बताइए। जी बिल्कुल, जागो लाहौर में खुशामदीद। और हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर मुल्क के बहुत ही नामवर फनकार बैठे हुए हैं। आपको पता है कि नेशनल कमांड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से ये नोटिफिकेशन किया गया है कि थिएटर्स को और जो सिनेमा घर हैं उनको बंद किया जा रहा है और फिर से फनकारों पर एक बम गिराया जा रहा है, क्योंकि पहले ही 6 माह बहुत ही ज़्यादा ख़राब हालात गुजरे। सबसे पहले बात कर लेते हैं पंजाब थिएटर्स एसोसिएशन एक्शन कमेटी के चेयरमैन कैसर सनाउल्लाह से कि वो इस फैसले को कैसे देखते हैं। सर, क्या कहेंगे? हमें ये फैसला बिल्कुल मंजूर नहीं है, क्योंकि कमर्शियल कारोबार करने की 10 घंटे की इजाज़त है। हमारा थिएटर भी कमर्शियल है। हमारे थिएटर के काम का दुरानिया सिर्फ 2 घंटे है, 11 बजे रात से 1 बजे। तो चूँकि 74 साल से यही टाइमिंग चल रही है तो हम ये बिल्कुल इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है कि थिएटर बंद किए जाए। ठीक हो गया जी। हमारे साथ हर दिल अजीज कॉमेडियन ताहिर अंजुम साहब मौजूद हैं। सबसे पहले इनसे जानते हैं कि ये क्या कहेंगे, क्योंकि रात जब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो बहुत ही जो है वो गर्म लहजे में इन्होंने कहा कि PDM को खुश करने के लिए ये लॉकडाउन किया जा रहा है। सर, क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। हमारे जो मसाइल हैं थिएटर से उसके हवाले से लाहौर TV का, दुनिया न्यूज़ का हमें शुक्रिया अदा करते हैं। हमने जो बात की है PDM की, वो तो एक लहजा ऐसा था रात को जो मामलात हमें यकदम नोटिफिकेशन हमारे सामने आ गया और हमें बताया गया कि आज रात को आप शो नहीं करेंगे। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि कुछ दिन पहले हाफिजाबाद में इमरान खान साहब ने जो है जलसा किया और फवाद चौधरी समेत जितने भी वफाकी वज़ीर थे वो रात को ये राग अलाप रहे थे कि लाखों का जलसा था। तो लाखों के जलसे में कोई SOPs नज़र नहीं आया मुझे। और अगर लाखों का जलसा हो सकता है प्राइम मिनिस्टर का, तो हमारा गरीब लोग, हम वज़ीर आज़म तो नहीं है, ना बनी गाला में हमारे कनालों में घर हैं, हम तो छोटे छोटे 3-3, 4-4 मरले में रहने वाले गरीब फनकार हैं सब। राशिद महमूद साहब प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हैं, इनसे भी जानते हैं। मुझे बड़ा दुख होता है। मैंने तो शायद कुछ, मेरे घर के 2 फर्द हैं, हम तो दाल रोटी का कुछ अल्लाह मियाँ कर देते। ये मेरी कम्युनिटी जो है ये तो पहले कोरोना के आफ्टर इफेक्ट में लिव कर रही है। आप फिर उनको थोड़ी सी उनके चेहरों पे खुशियां नहीं कहे,
एक माइनर से रिलैक्स हुई थी कि चलो यार एक काम तो चल पड़ा है। आप हमें फिर इस मुल्क से ही निकाल दे, कहें जाएं, हमारा को बंदोबस्त कर दे, हम छोड़ के जीने का हक जो है उसे मत छीने। सरफराज विकी साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो लाहौर न्यूज़ का शुक्रिया, और दूसरी नंबर बात, अभी आपने बहुत अच्छी बात की है कि किसी मुआशी कत्ल किया जा रहा है, और ख़ास तौर पे फ़नकार का। मुझे समझ नहीं लगती इस गवर्नमेंट की कि ये पीटीआई, मैं समझता हूँ पीटीआई का मतलब, जैसे कि हमने थिएटर एसोसिएशन एक्शन कमेटी बनाई हुई है, तो पीटीआई का मतलब मेरे ज़हन में जो आ रहा है ना, वो प्रॉब्लम टार्चर एसोसिएशन है। ये सिवाय इसके कुछ नहीं कर सकती। और हमने बड़ी मुश्किल से सर्वाइव किया था 6 माह के अंदर ना, जो लॉकडाउन किया था वो बहुत बुरा था हमारे लिए। हम लाइनों के अंदर जब राशन लेते थे ना, तो हमें पता था कि अपने ज़मीर को किस तरीके से हम मारते थे, और किस तरीके से अपने आप को नीचा दिखाकर सिर्फ अपने बच्चों का पेट पालने के लिए ऐसा किसी के आगे हाथ फैलाते थे। जी बिल्कुल, आपने देखा कि फनकारों से हमारी बात हुई, बहुत ज़्यादा गम गुस्सा पाया जा रहा है इस फैसले के बाद। उनका यही कहना है कि घरों में जो है वो फाकों की नौबत आ जाएगी और सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। खुदारा हुकूमत अपने फ़ैसले को वापस ले, इस फैसले पर नज़रसानी करे, क्योंकि इससे जो घरों के चूल्हे हैं वो बंद हो जाएंगे। पहले 6 माह जो इन्होंने कर्ज लिया, अभी जब थिएटर्स शुरू हुए हैं तो वो कर्ज उतार ही रहे थे, फिर से उन पर ये बम गिरा दिया गया। बहुत शुक्रिया मरवा, आप हमारे साथ मौजूद रही, कुछ फनकारों से आप हमारी मुलाकात करानी थी। प्रोफेसर, जब ये सारी सूरत हाल होती है ना हमारी मौशी सूरत हाल के बाद, फिर वो मेरा ज़हन फिर वही उम्मीद की किरण पे चला जाता है, वैक्सीन पे। हमें कब तक मिल सकती है ये जो अमेरिका में अब बन रही है वैक्सीन? और फिर जैसे खुदा ना खास्ता हम देखते हैं कि कोई भी वायरस होता है वो अपनी शक्ल चेंज कर लेता है, म्यूटेट हो जाता है। अगर कोई वैक्सीन कामयाब करार पा जाती है, वायरस चेंज हो जाता है, फिर उसी वैक्सीन को चेंज करना कुछ आसान हो जाएगा या फिर दोबारा से काम जीरो पे आ जाएगा? देखिए, एक तो हमें पहले पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए, क्योंकि इसमें इतने इफ्स एंड बट्स हैं। तो अभी तो फिलहाल जितने वैक्सीन आए हैं, चाइनीज़ वैक्सीन आए हैं, रशियन वैक्सीन आया है, फिर उसके बाद यूरोपियन आ रहा है, फिर अमेरिकन आ रहा है। फाइज़र वालों ने कहा और चाइनीज़ इन्होंने कहा कि हमारा वैक्सीन तैयार है। फाइज़र का थोड़ा सा अनफॉर्चुनेटली वो यूरोप और यूएसए ने ऑलरेडी उसको परचेज़ कर लिया हुआ है, जो इनिशियल उनकी लॉट है। तो जैसे काज़मी साहब ने कहा, हम अगर उसमें जाएंगे तो मे बी हमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। ये जो आगे ऑक्सफोर्ड वाला वैक्सीन आ रहा है, उसमें अगर हम अभी उनके साथ मिल जाएं और चाइनीज़ की हमें एक अच्छी लॉट मिल जाए, तो चाइनीज़ ये में भी कर सकते हैं कि हमें एक बहुत लो कॉस्ट दें। तो हमारे लोग अगर रिक्रूट होंगे, क्योंकि लोग हमारे अभी उस तरीके से नहीं है, उनको हर हॉस्पिटल से 5-10 हज़ार पेशेंट चाहिए। हमारे लोग उससे रिक्रूट नहीं हुए। रिक्रूट हो जाएंगे तो इंशाल्लाह वैक्सीन आएगा। प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि दिसंबर के एंड तक, यूरोप में तो कहा जा रहा है कि वैक्सीन आ जाएगा। जैसी वैक्सीन आएगा मेरा ख्याल है ये हमारा भी ट्रायल पूरा हो जाएगा, तो मे भी दिसंबर जनवरी में हमें टारगेट करना चाहिए, बिकॉज ये चीज़ तब ही ख़त्म होगी। इसमें हर तबका फंसा हुआ है। ये तो नेचुरली ये लोग कह रहे हैं कि हमारा वो, लोग खुद से भी डर के फिर कहीं बाहर नहीं निकलते ना। आपके बिजनेसेस सारे उस तरह से कम होने शुरू, गवर्नमेंट भी उसमें उसका कोई हल नहीं निकाल सकती। हल जो है वो वैक्सीन ही है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। काज़मी साहब आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब कह रहे थे कि कुछ लोग डरे हुए हैं, हम तो चाह रहे हैं कि लोग कुछ ना कुछ डर जाए और कम से कम मास्क पहनना शुरू कर दें कि कोरोना वायरस है और खतरनाक सूरत हाल हो सकती है। वापिस आते हैं एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुछ बात करेंगे जी मेरे आपके हम सब के मुश्तरका मसले महंगाई के मामले के हवाले से कि आज अशिया ज़रूरिया की क्या भावताओं हैं, सब्जियों की क्या कीमतें हैं, क्या कोई सब्जियां या क्या कोई फल हैं जिनकी कीमतें कम हो गई हों। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर बद्दी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। अब्दुल कादिर, सबसे पहले आज आपने हमें बताना है कि कौन सी सब्जियां या फ्रूट्स हैं जिनकी कीमतें आज कम की गई हैं। बिल्कुल, अगर कीमतों में कमी की बात की जाए तो फलों की कीमतों में जो है वो कमी तो नहीं की गई। मार्केट कमेटी की जानिब से जो सरकारी नरखनामे जारी किए गए हैं उसमें कीमतों को मुस्तहकम रखा गया है। 3 फलों की कीमतों में जो है वो इजाफा किया गया, जबकि 7 सब्जियां जो है महंगी की गई हैं। लेकिन शहरियों के लिए अच्छी खबर यह है कि टमाटर जो कि 200 रुपये किलो तक फ़रोख्त हो रहा था, वो 160 और 170 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच चुका है, क्योंकि टमाटर की जो सरकारी कीमत है वो
130 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। और साथ ही साथ प्याज की कीमत जो 100 रुपये से तजावज़ कर चुकी थी, उसमें भी कीमतों में मुस्तकम हुई है और 90 रुपये फ़ी किलो तक जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। ताहम जो दीगर मौसमी सब्जियां हैं अब उनकी बारी आ चुकी है, क्योंकि अब इनकी कीमतों में इजाफा जो है वो देखने को मिल रहा है। आलू जो कि सबसे सस्ती ग़ज़ा है और हर हंडिया में जो है इस्तेमाल हो सकता है, उसकी कीमत जो है वो 100 रुपये फ़ी किलो से तजावज़ कर चुकी हुई है। और ओपन मार्केट में इस वक्त आलू जो है वो 100 से 110 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है, क्योंकि सरकार के नरखनामों में आज आलू की कीमत में 4 रुपये का इजाफा करके 90 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। और साथ ही साथ फूल गोभी की कीमत जो है उसकी कीमत में 7 रुपये का इजाफा किया गया। 62 रुपये फ़ी किलो सरकारी नरखनामों में जो है वो मुकर्रर की गई है कीमत। लेकिन फूल गोभी जो शहरियों को फ़रोख्त की जा रही है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, वो 90 से 100 रुपये फ़ी किलो तक है। देसी टिंडों की कीमत में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता रोज़ भी जो है वो कीमत बढ़ाई गई थी, आज भी 5 रुपये का इजाफा किया गया है। 99 रुपये फ़ी किलो से कीमत बढ़ाकर 104 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर कर दी गई है। लेकिन देसी टिंडे जो शहरियों को फ़रोख्त किए जा रहे हैं वो 130 से 150 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं। सब्ज़ मंडियों में भी सूरत हाल यही है कि सरकार के नरखनामों में जो है वो अमल दरामद नहीं हो रहा है, और ओपन मार्केट में भी यही सूरत हाल है। और कोई भी सब्ज़ी जो मौसमी सब्जियां हैं वो जो है वो अब शहरियों की कुव्वत ख़रीद में नहीं रही हैं। क्योंकि पालक की बात की जाए, अब्दुल कादिर, अब हमें आप ये बताइए कि सब्जियां आप बता रहे हैं जी आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही हैं, चिकन के मुकाबले पे पहुंचती जा रही हैं। हमें ये बताइए कि आउट सीजन की हम बात कर रहे थे कि अभी सीजन आउट है, जैसे ही प्रॉपर सर्दी का मौसम आ जाएगा कि तो ये हमारी सारी जो सब्जियों की कीमतें स्टेबल हो जाएंगी। कितना वक्त अभी लगेगा? मौसमी सब्जियों की बात की जाए तो पालक जो है ये भी मौसमी सब्जी है, तो इसकी कीमत में भी आज 5 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। और दीगर जो सब्जियां हैं, जो कि सब्ज मसाले अगर इनकी बात की जाए तो ये तो साल के सारा साल जो है वो शहरियों को दस्तयाब होते हैं, लेकिन इनकी कीमतें भी अब जो है वो कम होती दिखाई नहीं दे रही हैं। क्योंकि अदरक की कीमत जो है वो 650 से जो है वो 700 रुपये फ़ी किलो तक ओपन मार्केट में पहुंच चुकी है। लहसन जो है वो 350 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह सब्ज़ मिर्च जो है उसके सब्ज़ मिर्च का भी सीज़न जो है वो अभी मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद शहरियों को सब्ज़ मिर्च जो है वो 250 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त की जा रही है। शलजम जो है इसका भी सीज़न सर्दियों में ही जो है मौसम सरमा में आता है, और शलजम जो है वो भी इस वक्त 50 से 60 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। और जिस तरह सिदरा ब्रायलर की आपने बात की, तो ब्रायलर जो है वो भी गुज़िश्ता 10 दिनों में 51 रुपये फ़ी किलो तक महंगा हो चुका है। आज भी 7 रुपये फ़ी किलो इजाफा किया गया और ब्रायलर ने ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल कर ली है। 306 रुपये फ़ी किलो में शहरियों को जो है फ़रोख्त किया जा रहा है। अगर अशिया ज़रूरिया की बात की जाए, जिनकी कीमतें रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो सरकार की जानिब से जारी की जाती हैं, उसमें सब्जियां शामिल हैं और चिकन शामिल है या ब्रायलर गोश्त शामिल है, इसकी कीमतों में तो इजाफा जो है वो शहरियों को देखने को मिल रहा है, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया जाता है। आज भी 7 सब्जियों की कीमतों में इजाफा हुआ है और ब्रायलर गोश्त की कीमत में 7 रुपये फ़ी किलो का इजाफा हुआ है। अब्दुल कादिर, मेरे कान में मुसलसल आवाज आ रही है और हमारी टीम मेंबर है मुसलसल बता रही है जी अंडे बहुत महंगे हो गए हैं, अभी सर्दी भी नहीं आई। अंडों की बताइए कि ये अंडों का भी सीजन उस तरह से शुरू नहीं हुआ, लेकिन अभी से बहुत ज्यादा महंगे हो गए हैं। अंडों की कीमत जो है गुज़िश्ता एक हफ्ते से 166 रुपये फ़ी दर्जन पर जो है बरकरार है, लेकिन ये जो है वो सिर्फ सरकारी नरखनामों में है। 166 रुपये फ़ी दर्जन जो अंडे हैं वो शहरियों को साइज़ में छोटे अंडे जो हैं वो फ़रोख्त किए जा रहे हैं, जिसे म्यारी और हेल्दी एग्स जिसे कहा जाता है, वो तो 180 से जो है वो 200 रुपये फ़ी दर्जन तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं। और इस हवाले से जो पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन है उनका ये मौक़िफ़ है कि ब्रायलर और अंडों की कीमत जो है, क्योंकि पोल्ट्री मसनूआत में आती हैं, तो इसकी कीमत का जो दारोमदार है ठीक है। बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर मदनी, आप हमारे साथ मौजूद रहे। अशिया ज़रूरिया के हवाले से आप हमें बता रहे थे। और यकीन जानिए नाज़रीन, आपके साथ एक छोटी सी बात मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। ये जो मैं बात करती हूँ ना, हमारे आपके हम सब के मुश्तरका मसले महंगाई के हवाले से, जब भी हमने महंगाई की बात करनी होती है तो ना सिर्फ मेरे टीम मेंबर्स, जितने भी हमारे ये कैमरामैन भाई हैं, आसपास लोग हैं, जो मिल रहे होते हैं, मुझे बता रहे होते हैं मिस ये चीज़ की कीमत इतनी हो गई है, ये चीज़ मार्केट में इतने रुपए में दस्तयाब है। मेरी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। घर में भी ये चीज़ें मैं सुनती रहती हूँ कि आज फलां चीज़ की कीमत इतनी बढ़ गई है, अदरक 700 पे पहुँच गया, लहसुन 350 पे पहुँच गया। बेचारा गरीब बंदा क्या खाएगा, क्या पकाएगा। यकीनी तौर पर बड़ी परेशानी की सूरत हाल हो गई। आगे बढ़ते हैं जी, हम बात करें महंगाई के हवाले से और सब्जियों के हवाले से, और इसी हवाले से जब हम बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं जी खेतों में काम करने के हवाले से देहाती ख़वातीन
हमेशा से ही काम करती हैं और सिर्फ मेहनत मजदूरी करती हैं, वो अपना पेट पालने के लिए या फिर अपने घर का सिस्टम चलाने के लिए। लेकिन मैंने आज तक नहीं सुना कि कोई पढ़ी लिखी खातून बाकायदा तौर पर फार्मिंग में आई हो, बाकायदा तौर पर वो काश्तकार बन गई हो और अपने पूरे खेत में सब्जियां या फिर मुख्तलिफ तरह की चीज़ें या कोई स्पेशल एक प्रोडक्ट उगा रही हो और बाकायदा उसको किसी बड़ी कंपनीज के साथ मुआहदा करके अच्छा खासा इनकम भी कमा रही हो। यानी मैं आपकी मुलाकात करवाने वाली हूँ एक चेंज एजेंट से, जो कि ख़वातीन को बताएंगी कि किस तरह से हर फील्ड में ख़वातीन जा सकती हैं और अपना नाम रोशन कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी सहर इकबाल हैं, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। सहर, आप बताइए कि अब मैं आपको इंफॉर्मेशन ऑफिसर कहूँ, मैं आपको कोई सहाफ़ी कहूँ, मैं आपको एक फीमेल काश्तकार कहूँ, क्या कहूँ मैं आपको? आप मुझे एक खातून के नाम से कर सकती हैं, बिकॉज आई बिलीव कि वुमेन इज़ द नेम ऑफ द चेंज। आपको चेंज अपने बचपन से ही माँ से ही वो चीज़ नज़र आती है जो आप आगे रेप्लिकेट करते हो अपनी सोसाइटी में। तो मल्टीटास्किंग आपको घर से ही, सारी ख़वातीन मेरे से एग्री करेंगी, जितनी ख़वातीन मल्टीटास्कर होती हैं, आई डोंट थिंक सो कि हमारे यहाँ पे मर्द भी होते होंगे। सो बस ये मल्टीटास्किंग को मैंने चैनलाइज किया और आई हैव बीन डूइंग। अच्छा, पहले हम थोड़ा आपके सफ़र की भी बात करेंगे, लेकिन पहले हमें बताइए कि ये स्पेशली आप आलू की काश्तकारी के हवाले से हम बात कर रहे थे। आलू जो कि तमाम सब्जियों का बहन भाई बन ही जाता है, कहीं भी फिट हो जाता है और बड़ी डिमांड होती है। आजकल 100 से 130 रुपए किलो में दस्तयाब है, बहुत महंगे हो गए हैं। अच्छा, ये तो पता है, इसमें फार्मर्स का कुछ भी कसूर नहीं होता, क्योंकि हम तो फिर प्रोडक्शन एंड में और हम लोग भी पिस रहे होते हैं। ऑनेस्टली आप 2 साल पहले, अभी पिछले साल आलूओं का रेट अच्छा हुआ था, उससे पहले हमें याद है कि वी वर ऑन द स्ट्रीट्स, क्या उनका क्या एहतजाज हुआ था कितना बड़ा। जी, क्योंकि आपका एक किले पे जो है इतना सारा खर्चा होता है और जब आलू उसको रिटर्न ना करे तो फिर फार्मर्स तो डिसहार्ट होंगे। और कैन यू इमेजिन, मैंने तो अब ये चीज़ देखी है कि वहाँ पे ट्रैक्टर्स बेच के, औजार बेच के, जेवर बेच के लोगों ने अपने वहाँ पे पोटैटोज लगाए हैं और उनको रिटर्न नहीं मिला, तो फिर डिसहार्ट तो होना ही है। अच्छा, हमें सहर ये बताइए कि कैसे हुआ आगाज़, या आप काश्तकारी की तरफ किस तरह से आई, कब सोचा कि मुझे ये करना है और फिर किस लेवल पे काम कर रही हैं? एक्सीडेंटली शुरू हुआ, सहाफ़त से मेरा करियर स्टार्ट हुआ। कॉलेज के फ़ौरन बाद शादी होगी मेरी। मेरे जो हस्बैंड थे वो ऑस्ट्रेलिया से ही रिसेंट आए थे शादी, तो हम लोग का ये था कि विल सेटल इन ऑस्ट्रेलिया, लेकिन वो कुछ हो नहीं सका। जब वो डिस्ट्रीब्यूशन हुई लैंड की, तो जो एरिया हमारी पेरेंट्स ने हमें दिया वो थोड़ा सा लाइन और वाटर लॉक था, लेकिन मेरे फादर इन लॉ को बिलीव था कि ये मेहनती लोग हैं, कर लेंगे। अच्छा, और वो जमीन अच्छी नहीं थी, जिसे कहा जाता है कि वो काश्तकारी के हवाले से उसके ऊपर मेहनत जरा ज्यादा करनी पड़ती थी। तो बस वो तब तो इतनी रिसर्च का भी, इंटरनेट भी नहीं था, ये 7 इयर्स पहले की बात है कि वहाँ पर उस तरह इंटरनेट के आपके सिग्नल्स भी प्रॉपर नहीं आते थे। ऑनलाइन देख के कि किस तरह इसको करना है, वो हम लोगों ने शुरू किया, स्टार्ट किया। वाटर लॉक ज़मीन के अंदर जिप्सम डाल के और भी बहुत सारी इस तरह के प्रोडक्ट्स डाल के उसको जिस तरह भी हो सका हम लोगों ने उसको आबाद करने की कोशिश की। आई विल लाइक टू मेंशन हेयर अबाउट कम्युनिटी वर्क। जब हम उस एरिया में गए विच वॉज तो वहाँ पे लोगों के पास कच्चे मकानों में लोग थे। अच्छा, और हम लोगों ने सोचा कि अपने उशर के पैसों से अपना भी घर बनाते हैं और इनका भी एक कम्युनिटी बिल्डिंग का करते हैं सेटअप। वहाँ पे हमने उनके घर पक्के करवाए, टॉयलेट्स का कॉन्सेप्ट लेकर आए। फिर उसके बाद वहाँ पर बिजली तो कम आती है, गैस नहीं थी, जो गैस नहीं है। ये कौन सा इलाका है? ये है, इसे कहते हैं इठाड़, नहर के उस तरफ वाला इलाका। तो वो हमारे लिए, ये है पाकपतन के पास, पीरमानी के पास। ठीक। तो वो एक चैलेंज था हमारे लिए। फिर हमने सुना बायोगैस का, बचपन में 9-10 में हम लोगों ने वो पढ़ा था। उसके ऊपर रिसर्च किया, पता चला कि बायोगैस प्लांट्स बना रहे हैं। उन लोगों को अप्रोच किया, फिर लोगों को वहाँ पे प्रॉपर एजुकेशन दी कि बायोगैस प्लांट किस तरह चलता है, और नाउ दे आर प्रोड्यूसिंग देयर ओन गैस। ठीक है, और वो बायोगैस का जो जिन भी फार्मर्स ने लगाया है उनको इस चीज़ का आइडिया होगा कि वो स्लरी होता है एक उसका बाय प्रोडक्ट, जो कि सलाइन और वाटर लॉक जमीन के लिए बड़ा वो ऑर्गेनिक मैटर है। तो वो स्लरी को हमने आबाद करने के लिए वो यूज कर लिया। अब वहाँ पे बिजली के भी इश्यूज थे, गवर्नमेंट की सब्सिडी आई। फैमिली की तरफ से आपको सपोर्ट मिला कि आप, या फिर अपना इंटरेस्ट हुआ कि मेरे पास ना कुछ करने को नहीं था 2 साल उधर। अच्छा। तो वो इट वाज लाइक यू नो बोर्डम से निकलने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही है, एक्टिविटी था। तो वो बस
एक एक्टिविटी के तौर पे लिया और फिर आगे वो चीज़ जो थी वो ग्रूम करती गई। अब अच्छा, एक सबसे पहले उस जमीन पे जो मुश्किल जमीन आपने कहा कि थी, सबसे पहले कौन सी फसल लगाई वहां पर और क्या रिजल्ट आया? हम लोगों ने भी स्टार्टेड ऑफ, जब वो थोड़ा सा आबाद होना शुरू हुई तो हमने गंदम लगाई, उसकी थोड़ी सी प्रोडक्शन बेहतर हुई, फिर चावल लगाए, वो मुंजी की फिर थोड़ी सी बेहतर हुई प्रोडक्शन, तो फिर हमने कहा व्हाई नॉट टेक अ रिस्क, आलू लगाते हैं। अच्छा, फिर आलू लगाना शुरू किए। तो फिर वही बात है, आप जब एक प्रोजेक्ट करते हो ना तो फिर जब वो कंप्लीट हो जाता है आप सोचते हो कि अगला क्या स्टेप है। तो फिर हमारा अगला ये स्टेप था कि हमने कॉर्पोरेट फार्मिंग में आना है। अच्छा, तो फिर वहां से जो था वो कॉर्पोरेट फार्मिंग का एक सेटअप बना। हम लोगों ने डिफरेंट कंपनीज को अप्रोच किया और उनको फिर प्रोडक्ट्स दी, उनको पसंद आई, दैट वाज अप टू द मार्क। और फिर उन्होंने फिर हमारे साथ एग्रीमेंट किए और फिर अब कॉर्पोरेट फार्मिंग हम लोग अपनी जो क्रॉप्स हैं वो दे ही कॉर्पोरेट सेक्टर को रहे। अच्छा, ये तो बड़ा बेनिफिशियल नहीं है हमारे किसान के लिए कि उसे पता है कि उसका परमानेंट ग्राहक है? हाँ, बेनिफिशियल है, लेकिन कई दफा अगर मार्केट में रेट ज्यादा हो जाए ना तो फिर आपको थोड़ा बहुत होता है कि अच्छा ये शायद नहीं करना चाहिए था। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज की टेंशन नहीं होती। स्ट्रीमलाइन तो है, स्ट्रीमलाइन है, आपको पता है कि आपकी जो क्रॉप है अगर अप टू द मार्क है। वैसे ये कॉर्पोरेट फार्मिंग भी करना कोई आसान नहीं है, अगर आपकी क्वालिटी नहीं है उस तरह तो वो आपका नहीं लेते, वो वहीं पे आपका जो है माल रिजेक्ट भी कर सकते हैं। क्वालिटी को कैसे मेंटेन करते हैं? जो उनकी गाइडलाइंस हैं, जिस तरह उनके SOPs हैं, उसको देख के प्रॉपर्ली जो है वो उसको हम लोग करते हैं, जिस तरह वो बताते हैं उस तरह। अब तो खैर प्रॉपर्ली हम लोग ट्रेन हो चुके हैं। स्टार्ट में तो उन लोगों ने बहुत हम लोग को गाइड किया था कि इस तरह करें, ऐसे करें। और वहाँ पे ही विद इन उनके जब वो हमारी फील्ड में फसल होती है तो वो वहाँ पे ही आके चेक करते हैं एंड देन वो आपकी फसल वहाँ पे रिजेक्ट करते हैं। तो वो जब बड़ा चैलेंजिंग है। चैलेंजिंग है। जब भी हार्वेस्टिंग होती है तो मैं तो नफल सूख लेती हूँ कि गाड़ी आज कोई रिजेक्ट ना हो। हाँ, क्या बात है। अच्छा, मुझे ये बताइए साहर के हम लोग ये स्मोक की, फजाई आलूदगी की बहुत बात कर रहे होते हैं। हमारा किसान जो पढ़ा लिखा नहीं है अमूमन, वो बहुत पीछे है। हमारे जो लेटेस्ट ट्रेंड, जदीद टेक्नोलॉजी आ रही है और ये स्मोक फसलों की बाकियात को जलाना बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आपके यहाँ क्या होता है, आप क्या करते हैं? अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताऊँ कि मेरा फार्म एक पहला फार्म है, वन ऑफ द फ्यू फार्म्स जो कि सर्टिफाइड है। 17 SDGs जो भी हैं उसको कंप्लीट किया हुआ, जिसमें एक क्लाइमेट हैजर्ड से रिलेटेड जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं, यू आर नॉट गोइंग टू डू दैट। तो जब यही बाकियात का जब इशू हुआ तो हमें नहीं समझ आती थी कि हम इसका क्या करें, क्योंकि जब आप ऑर्गेनिक मैटर को, रेजिड्यू को बहुत देर तक रखते हैं तो फिर उसके बाद जाके वो अंदर आपके उसमें जाके ऑर्गेनिक मैटर बनता है और एक ही सिर्फ सोल्यूशन रह जाता था कि जलाना, और वो हमने नहीं करना था। तो फिर इंटरनेट पर रिसर्च करके एक टेक्नोलॉजी आई मल्चर के नाम से, तो मेरे हस्बैंड ने वो वहीं पे रेप्लिकेट करवाया और फिर वो मल्चर बेसिकली आपका जो रेजिड्यू होता है उसको पाउडर फॉर्म में ले जाता है और उस ऑर्गेनिक मैटर को जो पाउडर होता है उसको ऑर्गेनिक मैटर बना के जमीन के अंदर ही उसको यूटिलाइज करता है एज अ फर्टिलाइजर। तो वो हम लोगों ने जो था मल्चर के तौर पे उसको मल्चर को यूज किया, अपने ही फार्म पे बनवाया, फिर इर्द गिर्द लोगों ने भी उस चीज़ को रेप्लिकेट किया। तो वो एक बहुत बड़ा आई थिंक एक स्टेप है। और फार्मर्स जो आप कह रही हैं कि अनएजुकेटेड हैं, वो शायद पढ़ी लिखी ही एक जनरेशन को देख के चेंज आई है वहाँ पर। आपको मैं ड्रिप इरिगेशन का अगर बताऊँ कि वाटर सेविंग हम लोगों ने वहाँ पर एक नई टेक्निक यूज़ की है और देखा देखी बहुत सारे लोगों ने ड्रिप इरिगेशन जो है वहाँ पर अपने फार्म से भी लगाना। अच्छा, लोगों का कैसा, आसपास जो लोग हैं आपके, फैमिली है या फिर लोग हैं, क्या कहते हैं कि अब फीमेल्स को एक आपने ट्रेंड सेट कर दिया है कि भाई ख़वातीन आ सकती हैं इसमें? नहीं आ सकती, ज़रूर आ सकती हैं। स्टार्ट में थोड़ा चैलेंजिंग था, लेकिन मुझे लगता है कि एक्सेप्टेंस आ जाती है। इतने भी बुरे मर्द नहीं होते कि वो उस चीज़ को आपको जगह भी ना दें, लेकिन अगर आपके मर्दों के बुरे होने की बात नहीं है यहाँ पे साहर। हम लोग देखते हैं कि बेचारी हमारे गाँव में बहुत सारी ख़वातीन हैं, हज़ारों की तादाद में, जो कि फील्ड्स में काम बिल्कुल, लेकिन वो सिर्फ मेहनत मजदूरी करती है, बिल्कुल उस तरह से अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाती। पता है उसके अंदर कुछ मेरा ख्याल है हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बीइंग एज एजुकेटेड जनरेशन हम लोगों को भी शायद ये ट्रेंड सेट करना चाहिए। मैं जब भी देखती हूँ, अगर मैं एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान का देखती हूँ, बड़े बड़े मेल फार्मर्स का ही नाम आता है, कहीं पे भी एक फीमेल फार्मर का मुझे नजर नहीं आया। ठीक, मेरे ख्याल है कोई एक दो होंगी, कोई बहावरपुर से एक मैंने देखी थी, इसके अलावा मुझे तो अभी कितने साल हो गए हैं कि आप आलू की फसल पे ही काम कर रही हैं और आने वाले वक्त में क्या प्लानिंग है? 5 years हो गए और यानी अच्छा तजुर्बा रहा और फिर आपने कहा कि इसी पे रहना। इसी पे नहीं, आलू के अलावा भी हम लोग 4 फसलें लगाते हैं साल में। अच्छा। आलू तो एक मेजर क्रॉप है, इसके अलावा जो है
वहाँ पे चावल लगता है। आजकल आलू का सीजन है, आलू का सीजन है, अभी आलू की बिजाई खत्म हुई है। आलू अभी तो बिजाई खत्म हुई है और हार्वेस्टिंग मार्च अप्रैल में होती है, फरवरी मार्च अप्रैल 3 होते हैं। अब ये मुझे नहीं पता कि महंगे क्यों हो जाते हैं, हमारे से तो बिल्कुल रीजनेबल रेट में लेके जाते हैं। अच्छा, लेकिन मार्केट में आजकल आलू बहुत महंगे। चले साहर, बेस्ट ऑफ लक हम आपको कहते हैं। आपके जो भी एम्स है, जो भी आपने टारगेट सेट कर रखे हैं, वो आप अचीव कर ले। और हमारी जो खवातीन हैं उनके लिए आपने एक नया रास्ता दिखाया है कि ये भी रास्ता है, आप इस रास्ते पे भी चल सकती है। नाज़रीन, मुझे आपने इजाजत देनी है। इंशाल्लाह कल सुबह 9:05 पे मेरी आपसे फिर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।